गांव की गरीब जेठानी को मिली शहरी अमीर देवरानी। विवेक कड़ी धूप में फसल की कटाई कर रहा है। आज गर्मी बहुत ज्यादा है। थोड़ी बारिश हो जाती तो किसान और फसल दोनों को राहत मिल जाती। दूसरी तरफ पल्लवी फैक्ट्री में मशीन पर कपड़े सिल रही है। बाप रे, दोपहर के 2 बज गए। मुझे तो विवेक जी को टिफिन भी देकर आना था खेत में। अब पल्लवी फैक्ट्री से टिफिन लेकर कड़ी धूप में खेत जाती है। अरे तुम क्यों आई इतनी कड़ी धूप में टिफिन लेकर? मैं शाम को खा लेता घर आकर। अरे इसमें परेशान होने वाली क्या बात है। चलिए फटाफट खाना खाइए, आपने सुबह भी कुछ नहीं खाया है। अब दोनों पति पत्नी हैंड पंप में हाथ धोकर खेत में बैठकर टिफिन करते हैं। अब पल्लवी खाना खाकर अपने फैक्ट्री लौट जाती है और फिर शाम को घर आती है, जहां पल्लवी का देवर अपने साथ पिंटू और मानवी को पढ़ा रहा होता है। अरे वाह, भतीजा और भतीजी चाचा के साथ पढ़ रहे हैं। मम्मी पापा जी, इन्होंने आपको परेशान तो नहीं किया? नहीं बहू, इन्होंने हमें बिल्कुल भी परेशान नहीं किया। अरे ऐसे कैसे परेशान करेंगे ये लोग किसी को? आखिर ये लोग अपने चाचा की कस्टडी में हैं। हाँ हाँ जानती हूँ। वैसे तुम्हारी कॉलेज की पढ़ाई कैसी चल रही है? सब ठीक चल रहा है भाभी। बस इस बार एग्जाम देकर शहर जाना है, वहाँ पर जाकर एक डिग्री लेनी है। पर समझ नहीं आ रहा है कि शहर जाने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे। तुम चिंता मत करो, तुम्हारी भाभी है ना। अब पल्लवी चूल्हे पर अपने परिवार वालों के लिए खाना बनाती है। इतने में विवेक भी आ जाता है और फिर सभी एक साथ चटाई पर बैठकर खाना खाते हैं। भाभी, खाना तो आपने बहुत स्वादिष्ट बनाया है। सच में बहू, मुझे तो विश्वास नहीं होता, इतना थकने के बाद भी तो इतना स्वादिष्ट खाना कैसे बना लेती है। तेरे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आती है? माँ जी, मुझे ये हिम्मत आप लोगों के प्यार से मिलती है। जब तक आप लोग मुझे प्यार कर रहे हैं तब तक मेरे अंदर की ये शक्ति कभी खत्म नहीं होगी। अब सभी लोग खाना खाकर अपने अपने कमरे में आराम करने के लिए चले जाते हैं। वहीं विवेक अपने हाथों में मलहम लेकर पल्लवी के पास आता है। पल्लवी, लाओ, मैं तुम्हारे पैरों में मलहम लगा देता हूँ। सुबह से शाम तक तुम फैक्ट्री में काम करती रहती हो, फिर रात को आकर खाना बनाती हो और सुबह भी सारा काम करके जाती हो। तुम भी इंसान हो, कोई मशीन नहीं। अरे कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। कुछ ठीक नहीं है पल्लवी, मेरी मानो तो अब तुम ये नौकरी छोड़ दो। फसल की कटाई से इतने पैसे तो आ ही जाते हैं कि हमारा घर चल जाता है। विवेक जी, मैं सिर्फ घर चलाने के लिए पैसे नहीं कमा रही हूँ। देवर जी को शहर जाना है, उसके लिए तो पैसे चाहिए ही ना। अरे पर उसे शहर जाने की जरूरत ही क्या है? नहीं विवेक जी, जो गलती आपने की है वही गलती अब आप अपने छोटे भाई के साथ मत दोहराइए। अच्छी शिक्षा ना प्राप्त होने के कारण आज आप खेत में काम कर रहे हैं। मैं नहीं चाहती कि देवर जी के साथ भी यही हो। आप उन्हें पढ़ने दीजिए और आगे बढ़ने दीजिए। अब शिवम के भैया भाभी कड़ी धूप में उसके लिए मेहनत कर और पैसा जोड़ के उसे शहर बेचते हैं। बेटा शिवम, मेरा तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा है कि तू गांव छोड़कर शहर जा। अब पल्लवी अपनी सास से, माँ जी, पिताजी, देवर जी को जितना गांव में रहना था वो रह चुके। आप भी जानती है कि गांव में उपलब्धियां हासिल करना बहुत मुश्किल है। हाँ हाँ भाभी, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और फिर अगर भाभी ने मेरे लिए इतनी मेहनत की है तो मुझे तो कुछ बनकर दिखाना ही होगा अपने भैया भाभी को। अब शिवम अपने से बड़ों का आशीर्वाद लेकर गांव से शहर के लिए रवाना हो जाता है। अब शिवम शहर पहुंचकर 6 महीने के अंदर अंदर मास्टर ऑफ बिजनेस में टॉप करता है और फिर एक बड़ी सी कंपनी में उसकी जॉब पक्की हो जाती है। अब ये खुशखबरी शिवम सबसे पहले अपनी भाभी को देता है। हेलो भाभी, मेरी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब लग गई है, तनख्वाह भी अच्छी मिलेगी। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है। भगवान ऐसे ही तुम्हें आगे बढ़ाता रहे। चलो अब मैं ये बात माँ जी और पापा जी को बता देती हूँ। अब पल्लवी ये बात अपने घर में सबको बताती है। सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। वहीं पल्लवी पड़ोस में मिठाई बांटती है। अब पड़ोस के लोग ये सब देखकर, बहू हो तो पल्लवी जैसी, जो इस घर के एक एक सदस्य को अपने जिगर का टुकड़ा मानती है और अपने देवर को तो वो अपनी पहली संतान मानती है। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। तभी तो इतनी कड़ी गर्मी में पल्लवी दिन रात फैक्ट्री में काम करके अपने देवर को शहर भेजी है। अब धीरे धीरे पल्लवी नौकरी करना छोड़ देती है, साथ ही अपने बच्चों को एक अच्छे स्कूल में पढ़ाने लगती है और फसल की कटाई के पैसे से घर का खाना पीना अच्छे से होने लगता है। पल्लवी, तुम ठीक कह रही थी, अगर शिवम शहर जाएगा तो हमारे हालात ठीक हो जाएंगे। देखो सब धीरे धीरे ठीक हो रहा है। जी बिल्कुल, मैं तो चाहती हूँ ऐसे ही मेरे देवर जी तरक्की करे, मेहनत करे। ये सब उनकी मेहनत की वजह से हो रहा है। नहीं बहू, ये अकेले मेरे बेटे की मेहनत नहीं है, उसकी सफलता में सबसे ज्यादा कड़ी मेहनत तेरी है।
तूने गर्मी में खून पसीना बहाकर दिन रात पैसे जोड़े हैं, तब जाकर मेरा बेटा शहर पहुंच पाया है और आज वो तरक्की कर रहा है। दूसरी तरफ शिवम के ऑफिस में शिवम का अच्छा काम देखकर कंपनी की ओनर वानी अब शिवम से काफी इम्प्रेस हो जाती है और वो अब शिवम के साथ काफी क्वालिटी टाइम स्पेंड करती है। धीरे धीरे वानी को शिवम बहुत अच्छा लगने लगता है, लेकिन शिवम सिर्फ काम पर फोकस करता है। अब ये चीज वानी को अखरने लगती है। शिवम अपने आप को समझता क्या है? मैं उसको इतना सपोर्ट करती हूँ, मैं इस कंपनी की ऑनर हूँ ऑनर, उसके बाद भी शिवम मुझसे ठीक से बात नहीं करता। कहीं उसकी लाइफ में कोई और तो नहीं? अब एक दिन शिवम ऑफिस के टेरेस पर फोन पर बात कर रहा होता है। अच्छा भाभी, आप चिंता मत कीजिए, हाँ मैं सैलरी आते ही आपको भिजवाता हूँ और आप घबराइए मत। मम्मी की तबीयत थोड़ी सी खराब हुई है, वो ठीक हो जाएंगी। अब दूर खड़ी वानी ये सब सुनकर, ओह गॉड, मैं तो फालतू में ही टेंशन ले रही थी कि शिवम के लाइफ में कोई दूसरी लड़की है, लेकिन शिवम तो अपनी फैमिली प्रॉब्लम से ही परेशान है। एक्सक्यूज मी शिवम, तुम यहाँ टेरेस पर अपनी फैमिली से बात कर रहे थे ना? मैंने सुना सब कुछ। वैसे अगर पैसों की ज्यादा दिक्कत है तो मैं सैलरी टाइम से पहले तुम्हारे अकाउंट में क्रेडिट करवा देती हूँ। अरे नहीं नहीं। अरे शिवम तुम चुप करो, मैं पैसे क्रेडिट करवा रही हूँ, तुम अपनी भाभी को ट्रांसफर कर दो। अब इस दिन के बाद वानी शिवम के साथ ज्यादा समय बिताने लग जाती है और एक दिन कॉफी शॉप में वानी शिवम से कहती है, शिवम क्या अब हम अपनी दोस्ती को प्यार में बदल सकते हैं? मुझे तुम्हारी आदत हो गई है और अब मैं अपनी पूरी लाइफ तुम्हारे साथ स्पेंड करना चाहती हूँ। अब शिवम ये सुनकर दंग हो जाता है। ये क्या बात कर रही हो आप मैम? कॉल मी वाणी प्लीज। आई कैन अंडरस्टैंड वानी, पर तुम्हारी लाइफ मेरी लाइफ से बहुत अलग है। तुम एक अच्छे घर की लड़की हो, ऐशो आराम में पली बड़ी हो, लेकिन मेरे साथ तुम्हें सिर्फ दिक्कत का ही सामना करना पड़ेगा। मैं हर दिक्कत में तुम्हारे साथ रहूंगी, लेकिन शादी तुमसे ही करूंगी। अब वानी की ये जिद देखकर शिवम अपनी फीलिंग भी एक्सप्रेस, ठीक है वानी, बाकी मैं कोशिश करूंगा तुम्हें कभी कोई दिक्कत ना हो। अब शिवम ये बात अपने घर पर बताता है। ठीक है बेटा, तेरी खुशी में ही हमारी खुशी है। दूसरी तरफ वानी के माता पिता, तुम पागल हो गई हो, तुम अपनी कंपनी के एक छोटे से एम्प्लॉय से शादी करना चाहती हो? मम्मी मैं उससे प्यार करती हूँ, आप एक बार उससे मिलिए तो सही, वो बहुत अच्छा लड़का है। पर है तो औकात में हमसे छोटा ही ना। कलावती, आजकल बच्चों की खुशियों में ही माँ बाप की खुशी होती है। अगर हमारी बेटी उसे पसंद करती है तो तुम कर दो उसकी शादी उसी से, वो वहीं खुश रहेगी। अब 3 से 4 हफ्ते के अंदर वानी की शादी पूरी विधि विधान के साथ शिवम से हो जाती है। वहीं वानी की माँ शिवम को देखकर, हे भगवान, मेरी बेटी को ये मिडिल क्लास लड़का कैसे पसंद आ सकता है? पता नहीं ये उसको खुश रखेगा कि भी नहीं। अब शादी करके वानी अपने ससुराल आती है और बड़ी ही खूबसूरती के साथ कलश गिराकर घर के अंदर प्रवेश करती है। चलो वाणी आराम कर लो, तुम बहुत ज्यादा थक गई हो। अब वानी एक छोटे से कमरे में आराम करती है। अब अगले दिन वानी सुबह नहा धोकर रसोई के पास आती है और फिर कुछ देर में खाना बनाकर जमीन पर चटाई बिछाकर प्लेट में परोसने लगती है और सभी सदस्यों को खाना खिलाना शुरू करती है। छोटी चाची, खाने में से तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। वैसे क्या बनाया है बहू तूने? खुशबू तो सच में बहुत अच्छी आ रही है। मम्मी जी, मैंने पूरी छोले आलू की सब्जी, चावल पुलाव मिक्स वेज और नारियल की बर्फी बनाई है। अरे वाह भाई वाह, मजा आ जाएगा आज तो। अब सभी लोग खाना खाना शुरू करते हैं। तभी शिवम कहता है, खाना तो अच्छा है लेकिन मेरी भाभी जैसा नहीं है। मेरी भाभी के हाथ का खाना तो इससे भी कहीं ज्यादा स्वादिष्ट होता है। अब ये सुनकर वानी का मुंह लटक जाता है, लेकिन वो कुछ कहती नहीं। अब इसी तरह कुछ हफ्तों के बाद, अच्छा देवर जी, अब शहर कब जाना है आपको? अरे भाभी, हम लोग कहीं नहीं जा रहे हैं आप सबको छोड़कर। अब मैं यहीं रहकर वर्क फ्रॉम होम करूंगा। अब इसी तरह कुछ हफ्ते के बाद शिवम की सैलरी क्रेडिट होती है और शिवम एटीएम से सारा कैश निकालकर अपनी भाभी के हाथ में दे देता है। भाभी ये लीजिए, मेरी तनख्वाह आ गई है, अब आप अपने हिसाब से इन पैसों से घर चलाइए। अब वानी जब ये सब देखती है तो उससे बड़ा गुस्सा आता है। अब रात में वानी अपने कमरे में, शिवम तुम्हारी सैलरी आई और तुमने सारी सैलरी 1 मिनट में अपनी भाभी के हाथ में दिया और अपने हाथ में कुछ नहीं रखा। मतलब अगर मुझे कुछ चीज चाहिए होगा तो फिर मैं किससे मांगूंगी? पैसे मेरे पास हो या भाभी के पास, बात बराबर ही है वानी। तो तुम्हें जो चीज मुझसे मांगनी हो वो चीज तुम मेरी जगह भाभी से मांग लेना। अब इतना कहकर शिवम सो जाता है। अब इसी तरह एक दिन वानी के दोस्त का बर्थडे आता है और वानी गांव से शहर गिफ्ट कुरियर करने के बारे में सोचती है। शिवम, मेरी फ्रेंड का बर्थडे है और मैं तो गांव में हूँ और वो शहर में,
तो मैं सोच रही हूँ कि उसके लिए यहीं से गोल्ड की ज्वेलरी लेकर उसे कुरियर करवा दूँ। हाँ अच्छा है, लेकिन एक बार भाभी से पूछ लो, फिर कुछ करना। अरे ये क्या शिवम, अब मैं अपनी चीज भी उनसे पूछ कर करूँ? नहीं, पर उनसे पूछकर करना ही ठीक है। चलो तुम रहने दो, मैं पूछ लेता हूँ। अब शिवम उठकर अपनी भाभी के पास जाता है और वानी की सारी कही बातें उनसे कहता है। अच्छा, गोल्ड लेना है, ठीक है दे देना, लेकिन बजट में ही लेना, क्योंकि अभी पूरा महीना बचा हुआ है। अब दूर खड़ी वानी ये सब सुनकर चिढ़ जाती है। अब शिवम कम बजट में वानी को ज्वेलरी दिलवाता है, जिसे वानी कुरियर करवाती है। अब इसी तरह हर बार वानी को कुछ भी करने से पहले अपनी जेठानी से पूछना पड़ता था, जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। तभी एक दिन वानी चिढ़कर कहती है, शिवम बस बहुत हो गया, मैं अब और इस घर में एक मिनट नहीं रह सकती। अरे पर हुआ क्या है? हुआ ये है कि तुम्हारी लाइफ में मुझे अपनी इम्पोर्टेंस बिल्कुल नजर नहीं आती। तुम सब कुछ अपनी भाभी से पूछ कर करते हो और मुझसे भी यही एक्सपेक्टेशन रखते हो। अरे मेरी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है क्या? और तुम्हारी सैलरी भी आती है तो तुम वो मुझे देने की बजाय अपनी भाभी को देते हो। वानी सच कहूँ, तुम्हारे कहने के तरीके से ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपनी भाभी का गुलाम हूँ, लेकिन सच्चाई तो ये है कि मैं अपनी भाभी की पहली संतान हूँ। उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया यार। उन्होंने दिन रात कड़कती गर्मी में नौकरी की है, खून पसीना बहाया है, ताकि मैं शहर जाकर अच्छी नौकरी पा सकूं। और आज तुम कहती हो कि मैं उनसे कुछ भी ना पूछूं और ना उन्हें अपनी तनख्वाह दूं। अब वानी को ये सुनकर काफी शर्मिंदगी महसूस होती है। सॉरी शिवम, मैंने बिना कुछ जाने इतना सब कुछ बोल दिया तुम्हारी भाभी के लिए। आई एम रियली सॉरी, मुझे इतना ओवर थिंक नहीं करना चाहिए था। अब इस दिन के बाद से वानी अपनी जेठानी को समझने लगती है और उसके साथ बड़े प्यार से रहती है। अब एक दिन पल्लवी कमरे में चक्कर काट रही होती है। क्या हुआ जेठानी जी, आप परेशान लग रही हैं? देवरानी जी, देवर जी ने जो महीने भर का खर्चा दिया था, उन पैसों से मम्मी जी की दवाइयाँ आ गई, घर का सामान और कुछ पैसे खेत में लग गए। और तुम्हारे जेठ ने जो भी फसल की कटाई की है, उसके पैसे भी उन्हें मिले नहीं। और अब इस महीने बच्चों का एडमिशन है, जिसकी फीस 2 गुना बढ़ गई। समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं। देवर जी से भी अब दोबारा पैसे नहीं मांग सकती। अच्छा तो ये बात है, कोई बात नहीं, आप चिंता मत कीजिए, मैं अपने पापा से बात करती हूँ। अब फौरन वानी अपने पिता से पैसे की बात करती है और उसके पिता तुरंत ही वानी के फोन में पैसे ट्रांसफर करते हैं, जिन पैसों को लेकर वानी अपनी जेठानी के साथ बच्चों के स्कूल जाती है और उनका एडमिशन करवाती है। शुक्रिया देवरानी जी। अब इसी तरह वानी देखती है कि घर के सदस्य गर्मी से परेशान हो रहे हैं। जेठानी जी, मैं क्या सोच रही हूँ कि गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो क्यों ना हम सभी के कमरों में एक एक एसी लगवा दे। देवरानी जी, इन सब चीजों में बहुत पैसे खर्च हो जाएंगे। पैसे की चिंता मत कीजिए जेठानी जी, शिवम जीन्स कंपनी में काम करता है, मेरे पिता उस कंपनी के ऑनर हैं। और अब जब आपने शिवम के लिए इतना किया है, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम आपके लिए कुछ करें। अब वानी फोन से 2 से 3 एक्सपेंसिव एसी ऑर्डर करती है और फिर कुछ ही घंटे में सभी मजदूर मिलकर पल्लवी, वानी और गरिमा के कमरे में एसी लगा देते हैं। अब ये सब देखकर विवेक, अरे ये एसी क्यों लगवाया है, इतना पैसा क्यों खर्च किया, बिल भी बहुत आएगा। भैया आप उसकी चिंता मत कीजिए, मैं और वानी सब संभाल लेंगे। अब इसी तरह वानी अपनी जेठानी और सास को शॉपिंग भी करवाती है और फिर अब धीरे धीरे वानी अपने ससुराल वालों को उस घर से निकालने का फैसला लेती है। जेठानी जी, मम्मी जी, मैंने ना अपने पापा से बात की है एक दूसरी प्रॉपर्टी के लिए। वो घर काफी अच्छा है और इस घर से बड़ा है। अब जेठानी जी की फैमिली के साथ साथ मेरी भी फैमिली बढ़ेगी, तो मुझे नहीं लगता कि हम सब एक साथ इस छोटे से घर में एडजस्ट हो पाएंगे। पर देवरानी जी, आपने वैसे ही हमारे लिए बहुत कुछ किया है, अब इतने पैसे मत खर्च कीजिए, हम इसी घर में ठीक हैं। और कुछ दिनों में देवर जी और मेरे पति मिलकर एक अच्छा घर खरीद ही लेंगे। शिवम, अपनी भाभी को समझाओ ना, आखिर उन्होंने तुम्हारे लिए इतना किया है, तो हमारा भी तो फर्ज है ना उन्हें अच्छी जिंदगी देने का। हाँ भाभी, वानी बिल्कुल ठीक कह रही है और आप पैसों की चिंता मत करो, मैं और वानी मिलकर सब संभाल लेंगे। अब पल्लवी मान जाती है, जिसके बाद वानी 2 मंजिला मकान गांव में ही खरीदती है। अब आस पास के लोग ये सारी चीजें देखकर, बाप रे, जैसे गरिमा की बड़ी बहू पल्लवी परिवार को साथ लेकर चलने वाली थी, वैसे ही छोटी बहू भी है। देखो उसके आते ही इन लोगों की तो दिन दुनिया ही बदल गई। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम, ये दोनों देवरानी जेठानी तो बहुत अच्छी हैं। वही वानी अब ये सारी बातें अपनी माँ को बताती है। माँ, अब तो हमारा घर बहुत अच्छा हो गया है और अब मैं बहुत खुश हूँ। आपको पता है, मेरी जो जेठानी है ना, वो भी बहुत अच्छी है। शिवम और मैं उन्हीं से सारी चीज पूछ पूछ कर करते हैं। दूसरी तरफ वानी की माँ कलावती ये सारी चीजें सुनकर अंदर ही अंदर जल भुनकर
राख हो रही होती है। हे भगवान, कहीं ये लोग मेरी अमीर बेटी का पैसा छीन कर तो नहीं खा रहे हैं। हेलो हेलो मम्मी, कहाँ खो गई आप? शिवम, मीटिंग इम्पोर्टेंट है, मैं सारे डिस्कशन अभी नहीं कर सकती। फिलहाल के लिए तुम चलो मेरे साथ। अब जल्दबाजी में शिवम गांव से शहर आ जाता है। वहाँ उसे पता चलता है कि ऑफिस में कोई मीटिंग नहीं है। वानी, यहाँ तो कोई मीटिंग ही नहीं थी, फिर तुम मुझे यहाँ क्यों लाई? अरे वो पापा ने पोस्टपोन कर दी मीटिंग। अब शहर में वानी फ्लैट लेकर अपने पति के साथ अकेले रहने लगती है। अब पल्लवी जब भी अपने देवर को फोन करती है, वानी फोन काट कर कॉल हिस्ट्री डिलीट कर देती है। तभी एक दिन खाने की टेबल पर शिवम, वानी भाभी का फोन नहीं आया जब से हम शहर आए हैं। हाँ, आजकल ऐसे ही दूर जाते ही लोग रिश्ते भूल जाते हैं। तुम ही बस भाभी भाभी करते रहते हो। अब ये सुनकर शिवम चुप हो जाता है। अब इसी तरह 1 महीना गुजरता है और शिवम की सैलरी आती है। वानी, सैलरी आ गई है, रुको भाभी को क्रेडिट कर देता हूँ सारे पैसे, हमें जरूरत होगी तो हम मांग लेंगे। अब वानी शिवम का फोन छीन कर, बस करो शिवम, सारे पैसे तुम उन्हें ही दे दोगे क्या? तुम्हारे बड़े भैया भी तो खेती बाड़ी करते हैं, क्या वो कुछ खर्चा नहीं उठा सकते हैं घर का? और तुम अपने लिए भी तो सेविंग करो, कल को हमारे बच्चे होंगे तो क्या हमें जरूरत नहीं होगी पैसों की? अरे यार कैसी बातें कर रही हो तुम। अच्छा ठीक है, 50% रख लेता हूँ, 50% उन्हें दे देता हूँ। ओके ठीक है, दे दो। अब कमरे में जाकर वानी ये सारी बातें अपनी माँ से कहती है फोन पर। अच्छा हुआ तो अलग हो गई, और सही किया तूने उसे पैसे देने से मना कर दिया। अब धीरे धीरे कोशिश कर कि वो 1 भी रुपया ना दे तेरी जेठानी को। बहुत मजे मार लिए उसने तेरे पैसों से। अब इसी तरह वानी हर महीने पैसे भेजने में किचकिच करती है, जिसकी वजह से शिवम पूरी तरह से पैसे अपने घर वालों को नहीं भेज पाता और इस कारण उसके घर की स्थिति दिन पर दिन बिगड़ती जाती है। पल्लवी, बच्चों के स्कूल की फीस 3 गुना बढ़ गई है। फसल की खेती गर्मी से खराब हो रही है। माँ पापा भी बीमार पड़े हैं, छोटा भाई भी शहर गया है और तब से ठीक से पैसे भी नहीं भेज रहा है। बेटा मेरी बात मानो तो घर की ये कुछ कीमती चीजें बेच दो, इन सब की हमें कोई जरूरत नहीं है। अब पैसों के अभाव के कारण पल्लवी घर से सभी फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक सामान बेच देती है। दूसरी तरफ वानी पैसे भेजने के नाम से, बस करो शिवम, अब तुम नहीं भेजोगे उन्हें पैसे। तुम्हें जितना करना था तुमने कर लिया। अब तुम पैसे मेरे और मेरे बच्चों के लिए सेव करोगे, नहीं तो मैं सुसाइड कर लूंगी। अब वानी की ये धमकी सुनकर शिवम बहुत ज्यादा डर जाता है और वो पैसे भेजना बंद कर देता है। वहीं विवेक की हालत गांव में इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि उसे अपना आलीशान मकान बेचना पड़ता है। चलो पल्लवी, बड़ा घर बेचकर हमने छोटा मिट्टी का घर ले लिया और बाकी पैसों से हमने खेती करने के लिए दूसरी जमीन खरीद ली। अब उस जमीन पर हम दोनों मिलकर खेती करेंगे ताकि 2 पैसे ज्यादा कमा पाएं। दूसरी तरफ शिवम अपने कमरे में बैठकर, कुछ नहीं बेटी, मैं सोच रही हूँ कि मैं जरा तुमसे मिलने आ जाऊँ। बहुत दिन हो गए तुझे देखा नहीं। हाँ मम्मी, आइए ना, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब 1 से 2 दिन के बाद कलावती वानी से मिलने उसके ससुराल आती है। अब कलावती देखती है कि घर काफी बड़ा है और घर में काफी फैसिलिटीज उपलब्ध हैं। हे भगवान, जिस बात का डर था वही हो रहा है यहाँ तो। ये लोग तो 1 नंबर के फकीर चंद थे। पक्का ये घर मेरी बेटी के पैसों का ही है। अब पल्लवी बड़े ही प्यार से आकर अपनी देवरानी की माँ के पैर छूती है। अरे आप अभी तक खड़ी हैं, आइए बैठिए ना। वानी, तुम भी बैठो, मैं चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। और समधन जी, कैसी हैं आप? बड़े दिनों बाद हमारे घर आई। शहर में सब ठीक है? हाँ जी, बिल्कुल सब ठीक है। आप बताइए, आप लोग ठीक है? वैसे घर के हालात देखकर तो लग रहा है कि अब आप लोग पहले से कुछ ज्यादा ही ठीक है। अब इतने में पल्लवी चाय नाश्ता लेकर आती है। अब कलावती चाय पीती है। बेटा वानी, मुझे थोड़ा आराम करना था। हाँ मम्मी, बिल्कुल, चलो मेरे कमरे में लेकर चलती हूँ। अब कलावती जैसे ही उठती है तभी शिवम अपनी भाभी से, भाभी मुझे कुछ पैसे चाहिए थे, जरा दे दीजिए ना। हाँ देवर जी, अभी देती हूँ। अब ये सुनकर कलावती और जल जाती है। अब गुस्से से कलावती कमरे में जाती है। मम्मी आप आराम करो, मैं जा रही हूँ जेठानी जी के पास। चुपचाप से यहाँ मेरे पास बैठ। कुछ ज्यादा ही अपनी जेठानी का गान गा रही है, उस जेठानी का जो तुझे लूट लूट कर खा रही है। ये क्या कह रहे हो मम्मी आप मेरी जेठानी के बारे में? वो ऐसी बिल्कुल नहीं है। तेरी आँखों में पट्टी बांध दी है उसने। अरे जितना शहद वो टपका रही है ना अंदर से, उतनी ही नीम है। तुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये गरीब फकीर चंद लोग तेरे आते ही अपना 2 मंजिला घर कैसे खड़ा करके बैठ गए? और ये तेरा पति अपनी भाभी से पैसे क्यों मांग रहा था? वो तुझसे भी तो पैसे मांग सकता था ना। वो मम्मी, शिवम तो सारे पैसे जेठानी जी को ही देता है।
क्योंकि वो बड़ी है, शुरू से सब कुछ उन्होंने ही संभाला है। क्यों संभाल तो तू भी सकती है ना। अरे किसी की जेठानी इतनी सगी नहीं होती। मेरी बात सुन, आज से अपने पति को बोल कि वो सारे पैसे तेरे हाथ में दे, वरना एक दिन पैसों के साथ साथ ये सारा राजपाट भी तेरी जेठानी के नाम हो जाएगा और तू रह जाएगी ठठन गोपाल। अब कलावती एक के बाद एक घटिया बातें अपनी बेटी के दिमाग में डालती है। माँ, ये सब कुछ तो मैंने पहले कभी सोचा ही नहीं, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि आप ठीक कह रही हैं। अगर मैं ऐसे ही अपने पति को उसकी भाभी के पास भेजती रहूंगी और सारी कमाई भी अगर वही रखेंगी तो मेरे हाथ में तो सच में एक दिन कुछ नहीं आएगा। लेकिन बस अब और नहीं, अब देखना मैं कुछ ही दिन में यहाँ से शहर चली जाऊंगी। अब इसी तरह 2 से 3 हफ्ते गुजरते हैं, जिसके बाद अचानक से वानी अपने ससुराल वालों से कहती है, शिवम, हमें ना एक अर्जेंट मीटिंग के लिए शहर निकलना होगा, वो भी आज। पापा का फोन आया था। अरे पर देवरानी जी, आप तो कह रही थी कि सारा काम अब घर से ही हो जाएगा, तो फिर शहर जाने की क्या जरूरत है? हाँ भाभी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और वानी, तुमने इस मीटिंग के बारे में मुझे पहले तो बताया नहीं। अब अचानक से ऐसी कौन सी मीटिंग आ गई है? जेठानी जी की तो जान सूख रही है कि अगर हम चले जाएंगे तो उनका खर्चा पानी कैसे चले। वानी, आज मैं भाभी माँ को वीडियो कॉल करूंगा, उन्हें देखे बहुत दिन हो गए। अब इतना कहते ही शिवम अपनी भाभी को वीडियो कॉल करता है। पल्लवी कॉल उठाती है। वहीं शिवम अपनी भाभी और भैया को मिट्टी के घर में देखकर हैरान हो जाता है। भाभी, ये क्या है? आप इस छोटे से मिट्टी के घर में? भैया, ये सब क्या है? अब विवेक कुछ बोलता उससे पहले ही पल्लवी फोन काट देती है। अरे पल्लवी, तुमने फोन क्यों काट दिया? मुझे उसे चीजें बताने तो देती कि हम किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, और ऐसी स्थिति में भी वो हमें 1 रुपया नहीं भेज रहा है। आखिर कर क्या रहा है शहर जाकर? हाँ, आखिर बहू, तुमने उसके ऊपर इतने पैसे खर्च किए हैं, वो इतना बेईमान कैसे हो सकता है? अरे रहने दीजिए, वो शहर में रहता है, शहर में 36 टेंशन होती है, आप उसे कुछ मत बोलिए। अब पल्लवी दोबारा फोन करती है। क्या हुआ था भाभी, आपने फोन क्यों कट कर दिया था? और आपने बताया नहीं कि आप इस छोटे से मिट्टी के घर में क्या कर रही हैं? हमने तो दूसरा नया घर ले लिया था ना। हाँ, वो उस नए घर से खेत आने में बड़ी दिक्कत होती थी, इसलिए हमने अपने खेत के पास ही एक छोटा सा मिट्टी का घर ले लिया है ताकि हमें दिक्कत ना हो। अब दूर से वानी ये सब सुनकर, देखा, मुझे तो पहले से ही पता था कि मेरी जेठानी अंदर ही अंदर पैसे जोड़ रही है, तभी तो दूसरा मकान भी ले लिया। सही कह रही थी मेरी माँ कि ये चालाक है। अब इसी तरह कुछ हफ्ते और गुजरते हैं। धीरे धीरे पल्लवी के खाने पीने में भी लाले पड़ने लगते हैं। वहीं अब वानी अपनी मर्जी से शॉपिंग करती है, अपने दोस्तों के साथ पार्टी करती है और अब सारे फैसले भी खुद ही लेती है। तभी एक दिन शिवम गांव जाने का प्लान बनाता है, जिसे सुनते ही वानी कहती है, कोई जरूरत नहीं है कहीं जाने की, क्योंकि अभी बिजनेस में पापा को थोड़ी हेल्प की जरूरत है। अभी मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दे सकती। अब शिवम ये सुनकर चुप हो जाता है। दूसरी तरफ अब पल्लवी भी अपने पति के साथ खेत में जाकर फसल की कटाई करती है। पल्लवी, पता नहीं किसकी नजर लग गई हमारी खुशियों में। सब कुछ ठीक होने के बाद भी हम फिर से वहीं आ गए जहां से हमने सब शुरू किया था। कोई बात नहीं विवेक जी, सब ठीक हो जाएगा। अब धीरे धीरे गरिमा के साथ साथ दीपेश की भी सेहत उम्र के साथ साथ बिगड़ने लगी थी। इलाज करने के लिए घर में कुछ ज्यादा पैसे भी नहीं होते। तभी विवेक परेशान होकर अपने छोटे भाई को फोन करता है, लेकिन फोन वानी देख लेती है और जानबूझकर कॉल कट कर देती है। ये मेरे पति को क्यों फोन कर रहे हैं? पक्का फिर से ये लोग मेरे पति से पैसे मांगने वाले होंगे। चलो, मैं तो कॉल उठाऊंगी नहीं और कॉल हिस्ट्री भी डिलीट कर दूंगी ताकि शिवम को भी कुछ पता न चले। दूसरी तरफ विवेक परेशान होकर, क्या हुआ, देवर जी ने फोन नहीं उठाया क्या? क्यों उठाएगा? शहर जाकर बड़ा आदमी जो बन गया है, अब अपने भैया का फोन थोड़ी ना उठाएगा। देख लो, तुम ही कह रही थी ना, इसे शहर में पढ़ाऊंगी, खून पसीना बहाकर तुमने उसे शहर भेजा और आज ये तुम्हें ही भूल गया। अरे रहने दीजिए, कोई बात नहीं, मेरे कुछ गहने हैं, हम उन्हें गिरवी रख देते हैं। अब पल्लवी अपने पति के साथ जाके अपने सोने के गहने को गिरवी रखकर पैसे उठाती है और अपनी सास ससुर का इलाज करवाती। दूसरी तरफ वानी, शिवम, तुम तो हमेशा अपने भैया भाभी के यहाँ जाने की जिद करते रहते हो। चलो, आज मेरी मम्मी के यहाँ चलो, बहुत दिन हो गए उनसे मिली नहीं हूँ। ठीक है, चलते हैं। अब शिवम वानी के साथ उसके घर पर आता है, जहाँ वो काफी चुप चुप रहता है। क्या हुआ दामाद जी, जब से आए हैं काफी चुप चुप है, कुछ बोल नहीं रहे? तभी ताने मारते हुए वानी कहती है, हाँ मम्मी, आजकल ये चुप चुप ही रहते हैं। इनका मैंने गांव में आना जाना तो बंद करवा दिया और अब भाभी से भी बात नहीं हो पाती है ठीक तरीके से इनकी, वरना जब तक भाभी भाभी करते थे तब तक तो इनका मन हमेशा ठीक ही रहता था। अब ये सुनकर शिवम को बहुत गुस्सा आता है। वानी, ये सब क्या बोले जा रही हो तुम? बोलने से पहले कम सोच तो लिया करो।
तुम जिस तरीके से मुझे प्रेजेंट कर रही हो अपनी मम्मी के सामने, ऐसा लग रहा है कि जैसे भाभी के साथ मेरा कोई चक्कर है। अच्छा अच्छा बेटा, शांत हो जाओ। अगर तुम्हारा मन ठीक नहीं लग रहा है तो जाओ तुम आराम कर लो। अब गुस्से से शिवम वहाँ से चला जाता है। देखा मम्मी कैसे पागलों की तरह मुझ पर चिल्लाने लगे। कोई बात नहीं, चिल्लाने दे, अपने आप शांत हो जाएगा और फिर तेरे साथ ही खुशी से रहने लगेगा। ठीक है मम्मी, अब मैं आराम करने जा रही हूँ, मुझे थोड़ी थकावट हो रही है। अब कलावती भी उठकर अपने कमरे में चली जाती है। वहीं कुछ ही देर में वानी अपने कमरे से निकलकर पानी लेने रसोई की तरफ जाती है कि तभी उसे अपनी माँ के कमरे से कुछ सुनाई देता है और वो वहीं रुक जाती है। कलावती, तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा था कि हमारा दामाद कुछ उदास उदास सा है? हाँ हाँ, 2 दिन की उदासी है, फिर अपने आप लाइन पर आ जाएगा। तुम कहना क्या चाहती हो? कुछ नहीं जी, दरअसल बात यह है कि जब शुरू में मैं अपनी बेटी के ससुराल गई थी तो उनका घर झुग्गी झोपड़ी जैसा था, लेकिन जब शादी के बाद गई तो देखा घर काफी आलीशान घर में बदला हुआ है और घर में सारी फैसिलिटी भी उपलब्ध थी। तब मुझे एहसास हुआ कि लोग मेरी बेटी के पैसे छीन छीन कर खा रहे हैं और तब मैंने अपनी बेटी को समझाया कि वो अपने पति को अपने परिवार से अलग कर दे और उसने ऐसा ही किया। तब से दामाद जी का मुंह बना हुआ है। तुम पागल हो गई हो क्या कलावती? अपनी बेटी का घर उजाड़ कर तुम खुश हो रही हो? अरे सोचो, अगर तुम्हारे दामाद ने यही चीज तुम्हारी बेटी के साथ किया होता तो तुम पर क्या बीतती। जब हमारी बेटी हमारे घर नहीं आ पाती, हमसे बात नहीं कर पाती, तो तुम्हें कैसा लगता? अब दरवाजे पर खड़ी वानी की आंखें ये सब सुनकर नम हो जाती हैं। अच्छा, तो मम्मी आपने मुझसे झूठ बोला और आपकी बातों में आकर मैंने अपनी मासूम जेठानी को इतनी तकलीफ दी। नहीं बेटी, तू जो कर रही है बिल्कुल ठीक है। चुप कीजिए माँ, आपने तो मुझे और मेरे ससुराल वालों को बर्बाद कर दिया। मैं जा रही हूँ यहाँ से। अब वाणी कमरे में आती है, उसकी आंखें नम और सूजी हुई होती हैं। शिवम, मुझे मेरी जेठानी के पास जाना है, तुम कल ही गांव की टिकट करवाओ। अच्छा, अचानक से तुम्हें मेरी भाभी अच्छी कैसे लगने लग गई अब? और तुम्हें गांव जाना है? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। शिवम, बहस करने का टाइम नहीं है, मुझे गांव जाना है, तुम टिकट बुक करो। अब अगले ही दिन शिवम अपनी पत्नी को लेकर अपने गांव जाता है, जहां गांव में शिवम के भैया भाभी, उसके माता पिता एक छोटे से मिट्टी के घर में बैठे होते हैं और कर्जदार घर में घुसकर पैसों के लिए तकादा कर रहे होते हैं। अरे तुम लोग हमारे पैसे कब दोगे? हाँ, तुम जैसे गरीबों की तो हमें मदद ही नहीं करनी चाहिए। सच में मेरे भी 80,000 रुपए ले रखे हैं इसने, लेकिन अब तक 1 रुपया भी नहीं लौटाया। लेकिन अगर अब यही हाल रहा तो तुम सबको अब मिट्टी के घर से भी हाथ धोना पड़ जाएगा। अरे कौन है आप लोग? ऐसे कैसे बात कर रहे हैं मेरी जेठानी और जेठ जी से? कितने पैसे चाहिए आपको? शिवम, अभी इनके पैसे इनके मुंह पर फेंक के मारो। कोई जरूरत नहीं है, अपना कर्जा हम खुद चुका लेंगे। अब शिवम अपने भाई की एक नहीं सुनता और फटाफट सारी पेमेंट करता है, जिसके बाद सारे कर्जदार वहां से चले जाते हैं। लेकिन विवेक, गरिमा और दीपेश का गुस्सा शांत नहीं होता। अब ये लोग क्या लेने आए हैं यहाँ पर? हाँ, शहर जाके आधी जिंदगी तो बर्बाद कर ही दी थी हमारी, और अब पूरी जिंदगी बर्बाद करने यहाँ आ गए हैं। सही कहा। और इतने सालों बाद ये यहाँ आए क्यों हैं? शहर जाकर तो भूल ही गए थे ना हमें। तभी ना तो हमारा कोई फोन उठा रहे थे, ना ही हमारी किसी बात का जवाब दे रहे थे, जैसे हम लोग तो मर ही गए हों। तभी वानी हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए कहती है, शांत हो जाइए जेठ जी, इसमें शिवम की कोई गलती नहीं है। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मैंने ही शिवम को कभी नहीं बताया कि आप लोग उन्हें फोन कर रहे हैं, और मैंने ही उन्हें यहाँ पैसे भेजने के लिए मना किया। और ये सब कुछ मैंने इसलिए किया क्योंकि मेरी माँ ने मेरे दिमाग में ये बात डाल दी थी कि मेरी जेठानी मेरा पैसा लूट कर खा रही है। अब ये सुनकर शिवम को बहुत गुस्सा आता है। अच्छा, तो ये कारण था जिस वजह से तुम मुझे ना तो मेरी भाभी से मिलने दे रही थी और ना ही तुम मुझे यहाँ पैसे भेजने दे रही थी। अरे तो अपनी माँ की बात जब मान ही ली थी तो अब यहाँ क्या करने आई हो? अरे तेरी माँ की हिम्मत कैसे हुई मेरी गाय जैसी बहू पर लालचन लगाने की? अरे मेरी इस बहू ने ही तुम्हारे पति को मेहनत कर कर पढ़ाया लिखाया है, तब जाकर वो आज इतने पैसे कमा रहा है। माँ जी, पर इसमें देवरानी जी की क्या गलती है? गलती तो उनकी माँ की है, जिन्होंने इनके दिमाग में ये फिजूल की बातें डाली है। ये तो बच्ची है, इनकी उम्र ही क्या है अभी। जेठानी जी, हाँ बिल्कुल ठीक कहा है। मैंने ही शिवम को कभी नहीं बताया कि आप लोग उन्हें फोन कर रहे हैं, और मैंने ही उन्हें यहाँ पैसे भेजने के लिए मना किया। और ये सब कुछ मैंने इसलिए किया क्योंकि मेरी माँ ने मेरे दिमाग में ये बात डाल दी थी कि मेरी जेठानी मेरा पैसा लूट कर खा रही है। अब ये सुनकर शिवम को बहुत गुस्सा आता है। अच्छा, तो ये कारण था जिस वजह से तुम मुझे ना तो मेरी भाभी से मिलने दे रही थी और ना ही तुम मुझे यहाँ पैसे भेजने दे रही थी।
अरे तो अपनी माँ की बात जब मान ही ली थी तो अब यहाँ क्या करने आई हो? अरे तेरी माँ की हिम्मत कैसे हुई मेरी गाय जैसी बहू पर लालचन लगाने की? अरे मेरी इस बहू ने ही तुम्हारे पति को मेहनत कर कर पढ़ाया लिखाया है, तब जाकर वो आज इतने पैसे कमा रहा है। माँ जी, पर इसमें देवरानी जी की क्या गलती है? गलती तो उनकी माँ की है, जिन्होंने इनके दिमाग में ये फिजूल की बातें डाली है। ये तो बच्ची है, इनकी उम्र ही क्या है अभी। जेठानी जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही है। मैं सच में उस वक्त कुछ समझ नहीं पाई थी, और अब तो मुझे शर्मिंदगी महसूस होती है कि मेरी माँ की सोच कितनी छोटी थी, और फिर उसी छोटी सोच की वजह से मैंने आप लोगों को इतनी तकलीफ पहुँचाई। लेकिन अब आप सभी मुझे माफ कर दीजिए, मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। अब वानी को उसकी गलती का एहसास होता देख घर के सभी सदस्य वानी को माफ कर देते हैं, जिसके बाद शिवम और वानी मिलकर फिर से अपना एक दूसरा घर लेते हैं। और इस बार वानी गांव में ही अपना बिजनेस खोल लेती है, जिससे वानी के पति के साथ साथ उसके जेठ भी बिजनेस को संभालने लगते हैं।